मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 10th क्लास जियोग्राफी चैप्टर नंबर कल्चर कृषि। भारत में कृषि क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव। तो आज हम करेंगे अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक पेय फसल का नाम बताना है और उसके उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं। पेय पदार्थ बताना है, पेय यानी पीने वाला। चाय एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो, चाय का पौधा हमेशा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ही उगाया जा सकता है। नंबर 2, चाय के लिए अच्छे जल निकासी वाली गहरी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसके अंदर जैविक अंश हो। नंबर 3, चाय के पौधे के लिए सारा साल उष्ण पाला रहित जलवायु उत्तम है, यानी ऐसी जलवायु चाहिए जो उष्ण मतलब पाला ना हो, ठंड भरी हवा ना हो। नंबर 4, सारा साल समान रूप से तेज वर्षा होनी चाहिए, पूरा साल उसके लिए वर्षा चाहिए। और नंबर 5, चाय कृषि श्रम प्रधान है, यानी इसके लिए अधिक मात्रा में श्रमिक यानी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, भारत की एक खाद्यान्न फसल का नाम बताना है, जहाँ ये पैदा होती है उनके क्षेत्रों के बारे में भी बताना है। तो खाद्यान्न फसल में चाय की फसल मुख्य है। उत्पादन क्षेत्र, भारत के उत्तरी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, तटीय प्रदेश और डेल्टाई प्रदेशों में सबसे अधिक खाद्यान्न यानी चावल फसल उगाई जाती है। यहाँ नहरी सिंचाई अधिक है, ट्यूबवेल अधिक है, नलकूप की है और यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में जल से सिंचाई करके इस फसल को उगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में चावल उगाया जा सकता है। नंबर 3, अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। यानी सरकार किसानों के लिए क्या क्या कार्य करती है। नंबर 1, जब भी कभी सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी आदि की स्थिति आती है तो फसलों में होने वाली क्षति के लिए फसल बीमा करती है। नंबर 2, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिसके लिए वो सहकारी समितियां या बैंकों की स्थापना करती है। नंबर 3, किसानों को क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना की सुविधा देती है। नंबर 4, बिजली तथा खाद बीज की खरीदारी पर छूट देती है, किसान जो बिजली खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, उन पर छूट देती है। नंबर 5, टेलीविजन तथा रेडियो पर विशेष कृषि कार्यक्रम जानकारी देकर मौसम की जानकारी उपलब्ध कराती है। नंबर 6, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी करती है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी और संस्थागत दोनों प्रकार के उपाय किए हैं, जिसमें कृषि के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। इसे हरित क्रांति का नाम भी दिया गया है। इसी के साथ पशुओं की नस्ल में सुधार करना, फसलों का उत्पादन बढ़ाना, दूध के उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना, उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। नंबर 1, प्रौद्योगिकी सुधार में क्या किया गया। रहट के स्थान पर अब जल पंप ने तथा हल के स्थान पर मशीनरी टिलर ने स्थान ले लिया। यही कहते हैं पहले रहट का प्रयोग होता था, अब जल पंप प्रयोग कर रहे हैं और हल के स्थान पर मशीनी टिलर से का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 2, अब अधिकतम सामान बैलगाड़ी की बजाय ट्रकों में, ट्रॉली में ले जाया जाता है, क्योंकि पक्की सड़कें बन गई हैं, किसानों तक ये माल पहुंचाया जा सकता। नंबर 3, सिंचाई की नई नई विधियों का प्रचलन किया जा रहा है, जिसमें ड्रिप सिंचाई, छिड़काव सिंचाई। नंबर 4, भूमि की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, उर्वरकता को बढ़ाने के लिए नए नए जैव पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर 5, उत्तम किस्म के बीजों का विकास किया जा रहा है ताकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह 1960 और 70 के बीच में ये सुधार करने के बाद हरित क्रांति का जन्म हुआ था। संस्थागत सुधार आपको पहले बताए गए हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, चकबंदी द्वारा जो दूर दूर बिखरे खेत थे उनको जोड़ दिया गया, सहकारी आंदोलन चलाकर किसानों को मिला जुला ऋण भी दिया गया, किसानों के ऋण की समस्याओं को सुधार किया गया, ऋण देने के लिए बैंक खोले गए, राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना की गई, बीज निगम, केंद्रीय भंडार निगम, खाद्यान्न, भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई, कृषि के मूल्य आयोग के उपजों को लाभकारी मूल्य निर्धारित किए गए, टीवी रेडियो के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी दी गई, कृषि से संबंधित जानकारियां दी गई, खड़ी फसलों का बीमा किया गया। यदि कोई फसल जल जाती है, बीमार हो जाती है, यानी वो नष्ट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, आग लग जाती है, तो उसका बीमा भी किया गया। अगला प्रश्न, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक चाहते हैं तो कैसी परिस्थितियां हों। नंबर 1, चावल के लिए डेल्टाई मिट्टी होना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, चावल उष्ण आर्द्र कटिबंधीय तापमान पर ही उगता है, यानी कम से कम तापमान 25 डिग्री या इससे अधिक होना चाहिए।
नंबर 3, चावल की कृषि के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसकी जड़ें हमेशा पानी में डूबी रहनी चाहिए और इसके लिए 100 सेंटीमीटर तक की अच्छी वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, चावल की खेती के लिए सभी कार्य हाथ से करने पड़ते हैं, इसलिए चावल में ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है और ये सस्ते श्रम वहीं मिल सकते हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो। तो इस तरह ये प्रश्न कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न, रबी और खरीफ फसलें। देखो, रबी फसलें वो होती हैं जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, और फिर ये गर्मियों में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। खरीफ फसलें वो होती हैं जो कि मानसून के आगमन के साथ बो दी जाती हैं और फिर सितंबर से अक्टूबर में काट दी जाती हैं, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, कपास इत्यादि। और जो जायद फसलें होती हैं वो बीच के मौसम में उगाई जाती हैं, जैसे ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूज है इत्यादि। तो आपके अभ्यास के प्रश्न मैंने करा दिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।